जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। तो लास्ट क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग कहाँ तक पहुंचा चुके थे? हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया था। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो मैं तुम्हें थोड़ा याद दिला देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिए थे ए और बी, उन दोनों को मिक्स कर दिया था और फिर जो सॉल्यूशन बना था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसकी वजह से जो वेपर बनता है, उसकी वजह से जो वेपर बनता है, तो टोटल वेपर प्रेशर हम लोगों ने फाइंड किया था, पी टोटल, याद है? तो हमने उसमें डाल्टन लॉ पढ़ा था और राउल्ट्स लॉ पढ़ा था और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। क्लियर है? लेकिन उसके अंदर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, वो आज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मुझे दोबारा बता दो, राउल्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि पी ए अगर फाइंड करना है तो पी ए नॉट इंटू एक्स से कर देना, और अगर पी बी फाइंड करना है तो पी बी नॉट इंटू एक्स भी कर देना। याद है कि भूल गए? याद है? और हमने ये भी पढ़ा था कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, विच इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। याद है कि नहीं? फिर हमने एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी और एक्स बी को एक बार 1 माइनस एक्स ए करके किया था, वो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। और हमने इसका एक ग्राफ भी बनाया था, याद है? याद है ये वाला ग्राफ? इस तरीके का बुक में दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा आज हम कोशिश करेंगे हमारा ये टॉपिक भी हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, छोटा सा है, उसमें थ्योरी ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और एक ही न्यूमेरिकल आज हमें करना है। ठीक है, तो आज इसके अंदर जो राउल्ट्स लॉ के अंदर लिक्विड लिक्विड वेपर प्रेशर का जो छोटा सा टॉपिक रह गया था वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। दो बीकर हैं, एक दो, इसके अंदर है बी, इसके अंदर है ए। इसका जो वेपर प्रेशर है उसका नाम क्या है बच्चों? पी ए नॉट। इसके अंदर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा बच्चों? पी बी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज कॉल्ड पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। ठीक है, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया था, याद करो, तो बना था क्या? सॉल्यूशन। याद है कि भूल गए? ये सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी दोनों है, तो यहाँ पर जो वेपर बनेंगे वो अकेला ए का होगा या बी का भी होगा? तो इसमें ए का प्रेशर कितना होगा? पी ए, और बी वाले का कितना होगा? पी बी। तो पी और पी बी फाइंड करने के लिए हमने राउल्ट्स लॉ लगाया था और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ तक क्लियर है? और अगर मुझे पी टोटल फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा? पी ए प्लस पी बी कर दूंगा। ये मैं अभी लिख भी चुका हूँ, अब इससे पहले ये लिखा था। क्लियर है? और पी और पी बी की ये वाली वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। सही है? यहाँ तक क्लियर हो गया था? लेकिन मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो वेपर फेज तुम्हें नजर आ रहा है, क्या वेपर फेज में ए और बी नहीं है? मेरी बात सुनो, ये जो एक्स ए और एक्स बी है, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ए और बी का सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन क्या वेपर फेज में ए और बी उपस्थित नहीं है? तो वेपर फेज में ए का और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है? उसको वाई और वाई भी बोल दूं, कोई दिक्कत? पहले मुझे बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? पी टोटल फाइंड करने के लिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया था, पी ए पी बी जोड़ दिया था, ये दोनों वैल्यूज जोड़ दी थी, वो कहानी खत्म। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि वेपर फेज में भी तो ए और बी उपस्थित है। अगर ये बीकर ऊपर से बंद है तो क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम में ए और बी वेपर फेज में भी है और ए और बी मिक्सचर यानी लिक्विड फेज में भी है, तो उसका पी टोटल से क्या रिलेशन है? ये एक छोटा सा टॉपिक लास्ट क्लास में रह गया था, इसको हम आज खत्म करेंगे। तो देखो, द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, the composition of vapor phase in equilibrium with the solution, in equilibrium with the solution
with the solution is determined by the partial pressures. देखो इसके ऊपर ना जब तक हम एक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ना तब तक कहानी क्लियर नहीं होगी, ये बात याद रखना. बट फिर भी उससे पहले मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ. पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स. तो इसमें इसने ये बोला if y1 and y2 are the mole fractions of A and B, या of components भी लिख सकते हैं, of components A and B in vapor phase. पहले आप ये समझो कि XA और XB क्या है और YA और YB क्या है. A और B दोनों फेज में उपस्थित है, लिक्विड में भी वेपर में भी. तो लिक्विड वाले सॉल्यूशन के अंदर A और B का कितना मोल फ्रैक्शन है, वो है XA और XB. और वेपर फेज में भी तो है ना, वो कितना है, YA और YB. और वेपर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, एक स्टेज पे आके रुकेगा ना कहीं. तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन कहाँ तक पहुंचा, मैक्सिमम, YA और YB दोनों कंपोनेंट्स का. बात समझ में आ गई. तो अगर मान लो y1 और y2 मोल फ्रैक्शन है A और B के इन वेपर फेज, देन यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स तो आपको सीधा ये रिजल्ट याद रखना है, P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल. ये आपको याद रखना है. क्या याद रखना है, P1 इज इक्वल टू y1 इंटू P टोटल. या फिर अगर दूसरे जैसे A ले लो, यहाँ पे A लिख दो, या PB इज इक्वल टू YB इंटू P टोटल, या फिर PN इज इक्वल टू YN इंटू P टोटल. कुछ समझ में आया. ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को. जिस भी कंपोनेंट का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, जैसे इसका PA, तो PA विल बी इक्वल टू YA इंटू P टोटल. YA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज इंटू P टोटल. अगर कर दोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, PA के. समझ में आ गया. ये बात याद रखना. तो मान लो अगर मुझे कोई बोले कि चल बेटा Y निकाल के दिखा, तो YA फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, PA अपॉन P टोटल. या YB फाइंड करके दिखाओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B ओनली इन वेपर फेज फाइंड करके दिखाओ, तो मैं क्या करूंगा, PB अपॉन PT. कोई दिक्कत, समझ में आ गया. अच्छा कोई मुझे ये बताएगा YA प्लस YB मिला के कितना होगा, ये भी 1 ही होगा. कोई दिक्कत. चले आगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये कॉपी में जरूर लिख लेना. ये लास्ट क्लास में छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर फेज पढ़ा था, और अभी जो हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट सीखा, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसको मिलाकर ये क्वेश्चन तैयार होता है. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल की तरह दिया हुआ है. तो ये सॉल्व करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी 2 मिनट में. ठीक है भाई. पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. पहले स्टेटमेंट से इतना क्लियर हो गया कि यहाँ 2 लिक्विड लिए गए हैं, दोनों वोलेटाइल हैं. दोनों को अगर सेपरेट बीकर में रखा जाए, चलो जो पिक्चर दिमाग में बन रही है वो बनाते हैं बच्चों. एक बीकर ये रहा और एक बीकर ये रहा. इसके अंदर कौन भरा हुआ है, CHCl3. इसके अंदर कौन भरा हुआ है, CH2Cl2. तो इसका जो वेपर बनेगा, तो ये प्योर कंपोनेंट है, तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, PA0. और इसको ये A मान लो, इसको B मान लो, तो इसका भी यहाँ पर वेपर बनेगा. तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, PB0. क्या हमें दोनों प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, हाँ, 200 415, और यूनिट उसने लिया mm of Hg.
वो प्रेशर की जो भी यूनिट लेगा उसी यूनिट में तुम्हें काम करना पड़ेगा, समझ गए। अगर वो कोई बहुत जरूरत आती है तब हम यूनिट चेंज करेंगे, वरना उसी यूनिट में काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक। अब वो कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो। कहाँ है सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन हम बनाएंगे पहले इन दोनों को मिला के। हमने क्या करा, इन दोनों को एक बीकर में डाल दिया। हमने इन दोनों को CHCl3 को प्लस CH2Cl2 को, इसको A मान लो, इसको B मान लो, बन गया सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन बन गया। इसका वेपर प्रेशर निकालना है, तो इसके अंदर बच्चों इसका वेपर प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा, पहले तो ये बताओ। जब दोनों वोलेटाइल है तो बनेगा ना, तो उसका टोटल वेपर प्रेशर ही तो मांग रहा है, कहीं ये हमसे पी टोटल तो नहीं मांग रहा। चेक करो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। तो पक्का आपने इन दोनों को इसमें डाल दिया तभी सॉल्यूशन बना। अब सवाल ये है कि यार कितना कितना डाला, वो अमाउंट भी तो बताओ। ये कम डाला, ये ज्यादा डाला, या ये ज्यादा ये कम, हमें नहीं पता। तो वो क्वेश्चन में गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3। ये कितना लिया है? 25.5 ग्राम। और ये कितना लिया है? CH2Cl2 40 ग्राम। क्लियर हो गया? यानी कि ये 25.5 ग्राम, ये 40 ग्राम मिला दो, सॉल्यूशन बनेगा। उसका वेपर प्रेशर पी टोटल बताओ। कोई दिक्कत? और फिर उसने ये भी पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी तो A और B दोनों प्रेजेंट होंगे, उनका भी मोल फ्रैक्शन बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, अगर हम जब भी बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं, एक को सॉल्यूट एक को सॉल्वेंट मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ दोनों ही लिक्विड है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, A और B नाम दे देते हैं। तो A और इसको सॉल्यूशन को हटा के ना, इसको मैं नाम दे देता हूं A CHCl3 और B नाम दे देते हैं इसको CH2Cl2। बच्चों क्या है इसका गिवन मास दिया हुआ है 25.5 ग्राम। कोई प्रॉब्लम? बच्चों मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास निकालो इसका। कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 और 3 क्लोरीन। 35.5 इंटू 3 119.5। इन तीनों को जोड़ दो, टोटल 119। अच्छा, ये सब प्लस करके ये आ गया 119.5 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? अच्छा, क्यों ना इसका मोल फ्रैक्शन यहीं पे, नंबर ऑफ मोल्स यहीं पे निकाल दिया जाए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? बोलो 0.213। सही है? ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसका गिवन मास दिया हुआ है WB, याद रखना ये B है। इसका गिवन मास कितना है? 40 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? देखो, हाँ पक्का 71 प्लस 12 71 प्लस 12 83 प्लस 2 85 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे? WB बाय MB। सही है? यानी कि 40/85। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.47। बस ठीक है। दोनों के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। और क्या इससे कुछ होगा? अभी तो इससे कुछ भी नहीं होगा। हमें अच्छे से पता है कि भैया फर्स्ट पार्ट में पी टोटल पूछा है, कोई दिक्कत? और हम ये अच्छे से जानते हैं पी टोटल का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB। ये भी क्लियर है? और PA और PB फाइंड करने के लिए PA नॉट और PB नॉट और मोल फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? क्यों ना मोल फ्रैक्शन निकाला जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 यानी A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। कोई दिक्कत? तो A का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? जल्दी बोलो।
0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस 0.47, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.213 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.683। इन दोनों को डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 1.47। मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा कैसे आ सकता है 0.312। ऐसा मत करो भाई, सही से बताओ 0.312 चेक कर लेना भाई, यही आ रहा है क्या, ठीक है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन आ गया तो बी का कितना होगा, 1 में से इसको माइनस कर दो, कितना आया 0.688। यहां तक किस किस को क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, आगे समझ में बच्चों। अभी तक हमने क्या फाइंड करा, सिर्फ दोनों का मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में इतना डाटा दिया हुआ है कि आप मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब तुम खुद मुझे बताओ बच्चों कि अगर मुझे पी टोटल फाइंड करना है, सपोज मुझे फाइंड करना है पी टोटल, तो पी टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी। इसके अंदर तो ए और बी दोनों है ना, पी ए और पी बी दोनों है, तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। कोई दिक्कत, हमारे पास सारी वैल्यू है, तो पी टोटल विल बी इक्वल टू, पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज पी ए नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। ए का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना था, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, पी बी नॉट कितना है, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.688, 0.688। ये रहा ना, समझ गए। अब मुझे जल्दी से बता दो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 347.92 mm ऑफ Hg। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। एक बार बुक में भी चेक कर लो यार, हाँ बिल्कुल सही है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, तुम लोग क्या करोगे एग्जाम में साइड में रफ कॉलम में करोगे, वो डिजिट्स थोड़ा बहुत आगे पीछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब इसमें इसने हमसे सेकंड पार्ट में भी कुछ पूछा था, चेक करो, ये फर्स्ट पार्ट था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मतलब वेपर फेज में भी तो इनका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, YA और YB, वो मांग रहा है हमसे। तो बच्चों मैंने तुम्हें अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, याद करो जरा, PA इज इक्वल टू YA इंटू पी टोटल, याद है कि भूल गए। तो अगर मुझे सपोज YA फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, P अपॉन पी टोटल। PA की वैल्यू कितनी होती है, PA नॉट इंटू XA अपॉन में पी टोटल। PA नॉट कितना हो गया, 200। जल्दी बोलो, PA नॉट 200, XA 0.312 डिवाइडेड बाय पी टोटल यानी कि 347.92, 347.92। इसको बताओ कितना आया भाई, ये बोलो 0.17। तो बच्चों YB कैसे निकलेगा, 1 माइनस 0.17 कितना आ गया, बोलो 0.83। चेक कर लो बुक में, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, सिंपल था। यानी लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था और इससे पहले अभी जो मैंने तुम्हें समझाया वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, वो मिलाकर ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, कॉपी में कर लेना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है भाई। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। देखो मिलती जुलती चीजें एक साथ कर लोगे, फायदे में रहोगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। भाई ये तो कंफर्म हो गया कि दो लिक्विड है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, तो पक्का लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है।
और उन दोनों को जब सेपरेट रखा जाता है, मतलब अभी मिक्स नहीं करा है, तो उन दोनों का प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर 450 और 700 mm ऑफ Hg आता है। कोई दिक्कत? तो मैं इस बार फिगर नहीं बना रहा, तो मुझे बस इतना बता दो गिवन क्या है, जल्दी बोलो। क्या मुझे PA नॉट गिवन नहीं है? 450 mm ऑफ Hg और PB नॉट 700 mm ऑफ Hg। समझ गए? फिर उसने बोला फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। उस लिक्विड मिक्सचर का कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। बच्चों कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? वो पक्का मुझसे मोल फ्रैक्शन मांग रहा है। कॉम्पोजिशन का मतलब यही तो हुआ ना कि सॉल्यूशन के अंदर A कितना है और B कितना है, तो क्या मास परसेंट के टर्म्स में थोड़ी ना बताऊंगा, मोल फ्रैक्शन ही पूछ रहा है। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, और उसने ये भी बता दिया कि अगर आप इन दोनों लिक्विड को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? कहीं ये P टोटल तो नहीं है? अरे P टोटल ही तो है। तो हमको P टोटल मिल गया 600 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत? ऑल्सो फाइंड कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। इसने हमसे मांगा क्या है? XA, XB, YA, YB। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मुझे बस इतना बता दो बच्चों कि P टोटल का फॉर्मूला क्या होता है। ये किसने बोला? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चों उसके बाद PA की जगह मैं PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB लगा दूंगा। बोलो हाँ। यहां से ये कैसे आया? राउल्ट्स लॉ। बोलो हाँ। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA होता है। याद है कि भूल गए? बच्चों मेरे पास यहाँ सबकी वैल्यू है, पर यहाँ दो वेरिएबल आ गए XA और XB, तो मेरे पास कभी आंसर नहीं आ पाएगा। तो क्यों ना मैं एक ही वेरिएबल रखूं। तो PT इज इक्वल टू PA नॉट इंटू 1 माइनस XB लिख दूं। कोई दिक्कत? प्लस PB नॉट इंटू XB। अब कर दो फटाफट। PT इज इक्वल टू PA नॉट इंटू 1 कितना हो जाएगा? PA नॉट माइनस XB इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट। अब बताओ क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या बचा इधर? PB नॉट माइनस PA नॉट प्लस PA नॉट। यहां तक कोई दिक्कत है तो अभी बताओ। अरे इन दोनों में XB कॉमन आ गया ना, तो PB नॉट माइनस PA नॉट हो गया। PA नॉट ये वाला यहाँ लिख दिया, सही है। अब खाली वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालो। इसके बाद यहां लिखता हूं XP पता नहीं, P टोटल तो पता है ना। P टोटल कितना है? 600। PB नॉट माइनस PA नॉट, दिस माइनस दिस, 700 माइनस 450 प्लस PA नॉट यानी कि 450। चलो भाई सॉल्व करो। 600, ये 450 इधर आके माइनस हो गया। XB इंटू कितना बचा? 250, 500, 600, 750। ठीक है, तो XB विल बी इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे कितना बचा? 150, 150 बाई 250, 5 3 5 5 सर 3/5 कितना होता है? 0.6। तो XB की वैल्यू कितनी आ गई? तो XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दिक्कत क्या है? समझ गए? ये दोनों की वैल्यू मिल गई, y भी चाहिए। तो हमें अच्छे से ये बात पता है, ये अलग से पूछा था ना, सेकंड पार्ट मान लो। तो YA का फॉर्मूला होता है PA अपॉन P टोटल। कोई दिक्कत? PA का फॉर्मूला क्या होता है? PA नॉट इंटू XA अपॉन PT। तो YA विल बी इक्वल टू PA नॉट कितना है? 450। XA कितना है? 0.4 और PT बच्चों इसका डेसिमल हटा के नहीं
नीचे 10 लगा दूं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो अब हमारे पास बचा क्या? 45/150। इसको सॉल्व करके बताओ y ये कितना आ रहा है? 0.3। तो y भी कितना हो जाएगा? तो दिक्कत क्या है? समझ में आ गया? तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मिक्सचर के अंदर कॉम्पोजिशन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन क्या होगा? समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में लिख लेना, समझ समझ के एक बार खुद से कर लेना। जो न्यूमेरिकल अभी अभी हमने किए हैं 2, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं बच्चों। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.36 मिला या नहीं? बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.36 ये रहा, मिल गया? ये रहा, पढ़ भी देता हूं। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया ना? यही वाला ढूंढ रहे हो ना? हाँ, तो यही वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसी से रिलेटेड है। कोई दिक्कत? कर लोगे? तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इससे पहले हमने कौन सा सॉल्यूशन पढ़ा था? लिक्विड लिक्विड। उससे पहले कौन सा पढ़ा था? गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ। उससे पहले सॉलिड इन लिक्विड, याद है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। तो फिर से सॉलिड इन लिक्विड आ गया, फिर से सॉलिड इन लिक्विड आ गया, और इस बार वेपर प्रेशर मांग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो पानी में चीनी वाला सॉल्यूशन हो गया ना? पानी में चीनी, पानी में नमक। तो वहां तो हम वो चीजें देखते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये वेपर प्रेशर कहां से आ गया? ध्यान से सुनो। पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मैं एक प्योर सॉल्वेंट ले लूं, भाई ध्यान से सुनना है, ये है वाटर। क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया बच्चों? वाटर। ये वाटर। अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, एक फिक्स पार्टिकुलर टेम्परेचर को यहां पे मैं सेट कर दूं, तो क्या वाटर का वेपर बनेगा? वाटर का वेपर बनेगा? बनेगा। ये रहा वाटर वेपर। ये क्या है दोस्तों? वाटर वेपर बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है जिंदगी भर बनता ही रहेगा। कभी ना कभी इक्विलिब्रियम सेट होगा और फिर उस टाइम पे वेपर बनना बंद हो जाएगा। या ये कहो कि जितना वेपर बनेगा उतना वेपर से वापस वाटर बन जाएगा, कंडेंस हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो जब यहाँ पर एक सैचुरेटेड वाली कंडीशन आ जाएगी, सॉरी सैचुरेटेड नहीं, इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कुछ तो बनेगा। उसको क्या बोलोगे बच्चों? जल्दी बोलो, क्या हो गया यार तुम लोगों को? पी नॉट नहीं बोलोगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होता है? ये तो होता है। कोई दिक्कत? बच्चों अगर मैं इसमें कोई दूसरा लिक्विड डाल दूं, फिर वेपर प्रेशर कितना बनेगा वो हम पढ़ चुके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मैं इसमें क्या डाल रहा हूं पता है? सॉलिड। मैं क्या डाल रहा हूं दोस्तों? और सॉलिड डालने से देखो घुल जाएगा उसमें या नहीं घुलेगा वो बात की बात है, वो हम सबको पता है।
हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उससे वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको 2D पिक्चर बनाऊं तो जरा ध्यान से देखो, वाटर यहां तक है, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये जो इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया है, इसमें यहां पर सारे पार्टिकल्स किसके हैं? अरे जल्दी बोलो, ये सारे पार्टिकल किसके हैं? वाटर के ही तो हैं। अरे ये पानी है ना भरा हुआ पूरा, तो उसके अंदर भी पानी है, साइड में भी पानी है, और वो जो इंटरफेस है उसके सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्या है, किसके पार्टिकल्स हैं? वाटर के ही हैं, कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई सॉलिड सॉल्यूट मिलाता हूं, अब जरा ध्यान देना बच्चों, अब इसी बीकर में मैंने क्या कर दिया है, जल्दी बोलो, मैंने इसमें एक सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल मिला दिया है। मैं तुम्हें बता देता हूं ये क्या है, नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। इसका पूरा नाम ये है। नॉन वोलेटाइल मतलब भाप बनकर नहीं उड़ सकता, इवेपोरेट नहीं हो सकता, वेपर फेज में नहीं आ सकता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट नहीं हो सकता, एसोसिएट नहीं हो सकता, एक मॉलिक्यूल टूट के दो टुकड़ों में नहीं बन सकता, और दो पार्टिकल जुड़कर एक नहीं बन सकते। समझ गए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए ना, ना ही डिसोशिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा, तो सिंगल मॉलिक्यूल ही रहेगा। और बच्चों सॉलिड का मतलब भी जानते हो और सॉल्यूट का तो जानते ही हो, पार्टिकल। इसका पूरा नाम ये है, कोई दिक्कत? तो जब मैं ये सॉलिड पार्टिकल इसमें डालूंगा तो मुझे ये बताओ, क्या सरफेस पर कुछ पार्टिकल सॉलिड के नहीं आ जाएंगे? जल्दी बोलो, समझ में आ रही है? रेड वाले समझ में आ रहे हैं? ये रेड वाले क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। समझ में आ गया? और ये अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है कि अंदर नहीं है, अंदर भी घुले हुए हैं और सरफेस पर भी है, और वाटर भी है इसमें। अभी मैं वाटर बोल रहा हूं, वैसे सॉल्वेंट बोलना चाहिए, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए। यानी देखो, ये सिर्फ ए है, ये वाटर है, ये सॉल्वेंट है, सिर्फ ए है, पर क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर कितना होगा? लेकिन जैसे ही इसमें मैंने क्या डाल दिया, सॉल्यूट, पूरा नाम लिखूं या समझ गए? क्या डाल दिया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल। क्या इसका चेहरा ऐसा हो जाएगा? हाँ। तो मुझे बस ये बताओ बच्चों, वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? किसका? सॉल्वेंट का। जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुनो बच्चों। जब सरफेस पर सारे पार्टिकल ए के थे, सॉल्वेंट के थे, तो उनको एस्केप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो आराम से वेपर फेज में चले गए, वेपर प्रेशर PA0 हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल मैंने डाला, कहाँ है सॉल्यूट पार्टिकल? ये रहा, ये डाले, वैसे ही वो उसके अंदर घुल भी गए और कुछ सरफेस पे उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर लिया। अब मुझे ये बताओ, जो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सरफेस पे, उनको एस्केप करने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि वो कम जगह घेर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? सिर्फ PA, और प्योर वाले का क्या था? PA0। तो PA0 बड़ा होगा या PA0 बड़ा होगा, कोई दिक्कत? इस पूरे टॉपिक में काम की बात यही है, बस समझ गए? और एक और बात याद रखना, यहां पर आप कौन सा सॉल्यूट डाल रहे हो ये मैटर नहीं करता, कितना सॉल्यूट डाल रहे हो ये मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास 1 लीटर वाटर है, एक और बच्चे के पास 1 लीटर वाटर है। प्योर कॉम्पोनेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मान लेते हैं, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? कुछ भी ले लो यार, 500 ले लेते हैं।
भाई ध्यान से सुनना पूरी कहानी, तभी समझ में आएगा। मेरे पास 1 लीटर वाटर, दूसरे बंदे के पास भी 1 लीटर वाटर, तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस बंदे का और मेरे पास जो वाटर है उसका सेम होगा या नहीं? अरे सेम ही तो होगा। अब मैंने उसमें डाला 10 ग्राम चीनी और उसने डाला 10 ग्राम चीनी, या कोई और दूसरा सॉल्यूट ले लेते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो अब जो मेरे पास 1 लीटर वाटर था उसका वेपर प्रेशर हो गया 450 mm ऑफ Hg, और जो उसके पास था उसका भी वेपर प्रेशर कितना हो गया? 450। यानी कौन सा सॉल्यूट डालोगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना डालोगे इस बात से फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा, जितना कम डालोगे उतना ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ गई? यानी अगर वो सुक्रोज डालता है और मैं फ्रक्टोज डालता हूं पर बराबर डाल रहा हूं, तो वेपर प्रेशर सेम ही अमाउंट में डिक्रीज होगा। मैं यूरिया डालता हूं 10 ग्राम, वो चीनी डालता है 10 ग्राम, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर सेम अमाउंट में ही डिक्रीज होगा। यानी क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है, क्वालिटी पर फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, जरा बताना सही है या गलत। तो उसके लिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। सही है गलत है? वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का हमेशा सॉल्यूशन से तो ज्यादा ही होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। सही है? इफ वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid solute particle in a pure solvent, then its vapor pressure, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? will decrease। हाँ या ना? अरे अब यही तो समझाया। अच्छा, कितना डिक्रीज होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी पर या क्वालिटी पर? क्वांटिटी पर। यानी कि दिस डिक्रीमेंट या डिक्रीज भी लिख सकते हो इसको, ऑफ वेपर प्रेशर, दिस डिक्रीमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों जब ये इसमें डाल दिया तो अब तो सॉल्यूशन बन गया ना, of solution depends on quantity of solute but not on its quality। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो कौन कौन से होते हैं ये? यूरिया, सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और भी बहुत सारे होते हैं। समझ गए? तो यहां फिर से एक बार राउल्ट्स लॉ आएगा, यहां पर फिर से एक बार राउल्ट्स लॉ आएगा। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था पहले? लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ ने यह बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, partial vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction present inside the solution। याद है? अभी भी वही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब वो ये कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। मेरी बात समझ में आई? देखो मेरी बात फिर से सुनो, जो इसमें रेड कलर का सॉल्यूट है
वो तो वेपर बनेगा ही नहीं, उसका तो वेपर प्रेशर कभी बनना ही नहीं है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आखिर है किसका? सॉल्वेंट का, लिक्विड का। तो यहाँ पर उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसी का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में है। नहीं आ रहा समझ में? तो अब एक जनरल केस उसने बोल दिया कि फॉर एनी सॉल्यूशन, चाहे दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, अब उसने कंपोनेंट वर्ड यूज कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज directly proportional to its mole fraction in the solution। कोई बात समझ में आई? अब उसने ये चीज जनरल केस में बोल दी। अब तुम बताओ बच्चों, जो पीए है यहाँ पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स से होगा। और बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ PT इज इक्वल टू PA ही होगा, क्योंकि अभी तो है ही नहीं। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अरे B तो वेपर फेज में है ही नहीं ना, तो P टोटल PA ही है। और वो ये रहा, यही राउल्ट्स लॉ है। तो राउल्ट्स लॉ में कुछ नया थोड़ी ना लिखा है, वही लिखा है, बस वो जनरल केस बोल दिया कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन हो तो किसी वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? एक सेकेंड, मुझे लगता है कि ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ये इरेज कर दूं या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो रहा हूं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मिटाने जा रहा हूं। तो जो अभी मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया हुआ था उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बच्चों कैसा बनेगा चेक करना। मान लो यहाँ पे XA है 0 और यहाँ पे XA है 1। इसका मतलब समझ में आया? XA है 0, XA है 1। A का मतलब समझ रहे हो? सॉल्वेंट। तो XA की वैल्यू इधर जाने पर बढ़ रही है, तो जब XA पूरा ही हो जाएगा तो प्योर कंपोनेंट नहीं बन जाएगा। XA का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया का मतलब बीकर के अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं PA0। सही है? और अगर यहाँ पे इधर की तरफ आऊंगा तो XA कम होता जा रहा है, तो पक्का यहाँ पे XB हो जाएगा 1 और XB यहाँ पे 0 है, तो इधर की तरफ आने पर वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो सेम उसी की तरह काम कर रहा है जो हमने पीछे पढ़ा था। चेक करो बुक में ये दिया हुआ है क्या? तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? इसको लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, समझ लेना। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पार्ट डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।